तो चलिए आज लाखों साल पुराने प्राचीन भारतीय इतिहास के एक बेहद रोमांचक सफर पर चलते हैं। पत्थर के औजारों से लेकर राख के रहस्यमयी टीलों तक की यह कहानी मानव सभ्यता की उन शुरुआती कड़ियों को जोड़ेगी जिन्हें समझना हमारे लिए सच में बेहद जरूरी है। आइए देखते हैं कि इस सफर में हम किन पड़ावों से गुजरेंगे। हम शुरुआत करेंगे गहरे अतीत की खोज से, फिर देखेंगे पाषाण युग का विकास, बसे हुए जीवन की शुरुआत, दक्षिण भारत के रहस्यमय राख के टीले और आखिर में हम पहुंचेंगे ताम्र पाषाण युग तक। तो सबसे पहला पड़ाव गहरे अतीत की खोज यानी हमारा पुरातत्व विज्ञान। जरा सोचिए, इतिहास को खंगालने की ये पूरी प्रक्रिया कैसे शुरू हुई होगी। 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी बनाई थी। फिर 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नींव रखी। और जब 1920 के दशक में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई ना, तो पूरी दुनिया बस हैरान रह गई। आज यही ASI संस्कृति मंत्रालय के तहत 3600 से ज्यादा स्मारकों की देखभाल कर रही है। मतलब ये सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा आधुनिक विज्ञान बन चुका है। अब जरा इन ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में सोचिए। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप का वो शानदार बौद्ध आर्किटेक्चर, महाराष्ट्र की एलोरा गुफाओं का अद्भुत रॉक कट शिल्प, हरियाणा में राखीगढ़ी जैसी विशाल हड़प्पन साइट और बिहार में नालंदा जैसा प्राचीन शिक्षा का केंद्र। सच कहूं तो ये सब उस विशाल ऐतिहासिक हिमखंड का सिर्फ ऊपरी सिरा है जो हमें साफ दिखाई देता है। असली रहस्य तो जमीन के और भी गहराई में दबे पड़े हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव की तरफ, पाषाण युग का विकास, जहां इंसान ने असल में अपना वजूद बचाना सीखा। निचले पुरापाषाण काल के इन भारी और खुरदरे क्वार्ट्जाइट पत्थरों को ध्यान से देखिए, जिनमें हैंडएक्स और क्लीवर शामिल हैं। शुरुआती इंसानों ने अपनी सुरक्षा और शिकार के लिए लाखों सालों तक इन्हीं पर भरोसा किया था। ये महज पत्थर नहीं है, ये इंसान के दिमाग के बिल्कुल शुरुआती आविष्कार हैं। अगर हम प्लिस्टोसीन युग यानी हिम युग की कल्पना करें, तो वो पूरी तरह से घुमंतू शिकारियों का दौर था। कड़कड़ाती ठंड और बेहद कठोर जलवायु। ऐसे में जिंदा रहना इस बात पर निर्भर करता था कि इंसान प्रकृति के साथ कितनी जल्दी तालमेल बिठा पाता है। गुफाओं में रहना और इन्हीं पत्थरों से जानवरों का शिकार करके उन्हें काटना, बस यही उस वक्त की रोजमर्रा की जिंदगी थी। लेकिन समय के साथ हमने जो तकनीकी छलांग लगाई वो सच में कमाल की थी। एक तरफ निचले पुरापाषाण काल के वो भारी भरकम चॉपर हैं और दूसरी तरफ ऊपरी पुरापाषाण काल की बेहद बारीक और परिष्कृत हड्डी की सुइयां और हार्पून। ये साफ साफ दिखाता है कि हमारा दिमाग कैसे विकसित हो रहा था और हम कितने विशिष्ट उपकरण बनाने लगे थे। और फिर आता है एक बहुत बड़ा बदलाव, हमारा तीसरा पड़ाव, बसे हुए जीवन की शुरुआत, जिसे नव पाषाण क्रांति भी कहते हैं। घुमंतू शिकारियों और एक जगह बसे हुए किसानों की जिंदगी में जमीन आसमान का अंतर था। एक तरफ पुरापाषाण और मध्य पाषाण काल के वो लोग थे जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, जिनके पास रहने के लिए बस काम चलाऊ जगहें और पत्थर हड्डियों के औजार होते थे। वहीं दूसरी तरफ नव पाषाण काल में बसे हुए गांव, खेतीबाड़ी, जानवरों को पालना, मिट्टी के बर्तन और पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार आ गए। धरती के साथ इंसान का रिश्ता अब हमेशा के लिए बदल चुका था। इस नव पाषाण काल के कुछ बड़े माइलस्टोन्स पर नजर डालते हैं। जानवरों को पालतू बनाना, पेड़ पौधे उगाना और हाँ, बर्तनों और यातायात के लिए पहिए का आविष्कार, कश्मीर के बुर्ज होम में मिले स्थायी गड्ढे वाले घर और बिहार के चिरांद या मेहरगढ़ जैसे स्थलों पर दिखाई बड़ा बदलाव सच में ऐतिहासिक था। इसके अलावा कुल्हाड़ी और दराती जैसे चमकाए गए यानी पॉलिश किए पत्थर के औजार भी सामने आए। इन्हीं कृषि आधारित बदलावों की वजह से इंसानी समुदायों को एक जगह टिकने और एक जटिल समाज बनाने का मौका मिला। लेकिन इसी दौर में एक बहुत बड़ा रहस्य भी सामने आता है। दक्कन के पठार में मौजूद उन विशाल आग से धधकते टीलों को आखिर किसने और क्यों बनाया होगा। यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा हिस्सा, दक्षिण भारतीय राख के टीले, एक बिल्कुल ही प्राग ऐतिहासिक रहस्य। उत्तरी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाए जाने वाले ये विशाल टीले असल में जले हुए गाय के गोबर और दूसरे जैविक पदार्थों की परतें हैं। मजेदार बात यह है कि शुरुआत में ये इतने अजीब लगते थे कि स्थानीय लोग इन्हें सचमुच राक्षसों की कब्रें मानते थे,
जी हाँ, राक्षसों की कब्रें। 19वीं सदी की शुरुआत में जब पहले सर्वेक्षकों ने इन्हें देखा तो वे भी इन विशाल आकृतियों को देखकर पूरी तरह चकरा गए थे। पिछले 150 सालों में इन टीलों को लेके वैज्ञानिकों के बीच बहुत बहस हुई है। 1843 में न्यूबोल्ट ने साबित किया कि ये टीले इंसानों ने बनाए हैं, किसी ज्वालामुखी की राख नहीं है। फिर 1872 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पहचाना कि ये असल में जला हुआ गाय का गोबर है। इसके बाद 1960 के दशक में F.R. ऑल्चिन का सिद्धांत आया कि शायद जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए गोबर को जानबूझकर जलाया गया होगा। और हाल ही में 2004 में निकोल बोयविन ने सुझाव दिया कि ये अनुष्ठानों और ब्रह्मांडीय समारोहों का हिस्सा रहे होंगे, जो शायद सूर्य से जुड़ी घटनाओं पर आधारित थे। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि 1973 में केपेडिया ने इस पूरी प्रक्रिया को बड़ी ही तार्किक ढंग से समझाया था। उन्होंने बताया कि नवपाषाण समुदायों ने पहले स्थायी पशुपालक बस्तियां बसाईं, मवेशियों को बाड़ों में रखा जाने लगा जिससे भारी मात्रा में गोबर जमा होता था। फिर साफ सफाई के लिए उस गोबर को एक जगह इकट्ठा किया जाता था और आखिर में अपनी रोजमर्रा की जरूरतों और शायद कुछ धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इस ढेर को जानबूझकर जला दिया जाता था। है ना कमाल की बात। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आखिरी पड़ाव की ओर, ताम्रपाषाण युग, जहां हम सभ्यता को गढ़ते हुए देखते हैं। ताम्रपाषाण काल यानी 2600 से 1200 ईसा पूर्व का समय, ये एक ऐसा दौर था जहां चीजें बहुत तेजी से बदल रही थी। इंसान शिकार और खेती तो कर ही रहा था, लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर था पारंपरिक पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे की नई वस्तुओं का इस्तेमाल शुरू होना। एक तरह से ये युग पुरानी पत्थर संस्कृतियों और आगे आने वाले उन्नत शहरीकरण के बीच का एक बेहद जरूरी पुल बन गया। अब इस दौर की क्षेत्रीय विविधता को देखिए। राजस्थान में आहाड़ और गणेश्वर जैसी जगहें थीं जो हड़प्पा को तांबे की सप्लाई करती थीं, और यहाँ पत्थर की कुल्हाड़ियाँ नहीं थीं। मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे नवदाटोली और कायथा जैसी जगहों पर अग्नि वेदियाँ मिलीं, और महाराष्ट्र में जोरवे, दैमाबाद और इनाम गांव में चपटी तांबे की कुल्हाड़ियाँ और बेहद जटिल कांस्य आकृतियाँ पाई गई। मतलब धातु का इस्तेमाल पूरे उपमहाद्वीप में फैल तो रहा था, लेकिन हर इलाके ने इसे अपनी लोकल संस्कृति के हिसाब से ढाल लिया था। तो समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि जब खेती और धातु के इस्तेमाल में महारत हासिल हो गई तो इन समाजों को अपने जटिल धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वास बनाने का वक्त मिल गया। जरा सोचिए, इनाम गांव में मिली बिना सिर वाली मूर्तियां शायद नवजात बच्चों की हिफाजत के लिए थीं। नवदाटोली में अग्नि वेदियां आग की पूजा का इशारा करती हैं। दायमाबाद में जानवरों वाले रथों की कान से आकृतियां मिली हैं और मृतकों के साथ रखा गया सामान इस बात का पक्का सबूत है कि शायद पूर्वजों की पूजा भी शुरू हो गई थी। इस बात को और गहराई से समझने के लिए जरा इस विचार पे गौर करें। दक्कन और मध्य भारत में कई खुदाई वाले स्थलों पर पाई गई टेराकोटा बैल की मूर्तियां एक बैल पंथ का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं, और सुराग बताते हैं कि एक महत्वपूर्ण पुरोहित वर्ग की उपस्थिति भी थी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सभ्यता अब केवल किसी तरह गुजारा करने तक सीमित नहीं थी, यह अब रीति रिवाजों और आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा चलाए जा रहे एक व्यवस्थित समाज में बदल चुकी थी। इस पूरे सफर के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। अगर प्राचीन समुदायों ने खेती के कचरे यानी गोबर को अत्यंत पवित्र और अनुष्ठानिक राख के टीलों में बदल दिया, तो आज के हमारे समाज के ऐसे कौन से आम और रोजमर्रा के अवशेष होंगे जिन्हें भविष्य के पुरातत्वविद हमारी सर्वोच्च धार्मिक मान्यताएं मान बैठेंगे? सोचिएगा जरूर,